Hello everyone, welcome again to live session of Manula classes. I'm Dinesh Kumar and today I will take the Hindu news analysis of 29th November 2022. So I will discuss the most important news. So this news, anguish over NJAC order behind posting delays SC. So basically क्या है, यहाँ पर ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉलेजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली कंट्रोवर्सी हो गई बाय एन इंटरव्यू और बाय अ स्टेटमेंट ऑफ हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं श्री किरण रिजिजू जी, उनके स्टेटमेंट से उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो फाइल पर नहीं बैठती। तो जनरली प्रोसीजर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो किसी भी जज के नाम की रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेज देते हैं, लेकिन वहाँ से फाइल को क्लियर होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है कि भाई वो अगर मतलब इस तरह से फाइल टाइमली क्लियर नहीं होंगी तो हमारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। इस पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनका एक रिमार्क आया कि हम फाइल पर नहीं बैठते हैं, ठीक है, एज टेक इस प्रोसीजर, और अगर ऐसा ही है तो आप अपॉइंटमेंट खुद कर लीजिए, ठीक है। तो हमको उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमको इसको केवल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देयर वाज ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। और बच्चों मैंने आपके साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस भी किया है, चैप्टर का नाम है यूनियन जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था ये 2014 में। लेकिन इसको चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड पर कि दैट इट इज़ अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है एंड दैट इज नॉट द सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। सो दिस वाज स्ट्रक डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस केस में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अभी फिर हमारा कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर or you should revise this National Judicial Appointment Commission and the collegium system as I discussed within the class. Now, Maharashtra government moves High Court against order of inclusion of third gender in forms. तो बेसिकली क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन मंडे मूव्ड बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन एन ऑर्डर पास्ड बाय महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मैट। तो महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म होते हैं उसमें अभी तक दो ही कॉलम आते हैं। पहला कॉलम होता है कि वेदर द एप्लीकेंट इज मेल और फीमेल, अभी थर्ड कॉलम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था आर्या पुजारी, वो शी बिलोंग्स टू दिस थर्ड जेंडर और ये फॉर्म भर रहे थे, लेकिन इनको कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं मिला ट्रांसजेंडर वाला, जिसकी वजह से ये फॉर्म नहीं भर पाए। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैज गिवन ऑर्डर to the all the government agencies that they should include the name of third gender in every column। अब यहाँ पर हम एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिस्कस करेंगे, जिस डिसीजन का नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का डिसीजन है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थर्ड जेंडर comes within the definition of person which has been given under section 11 of IPC, and there cannot be discrimination with respect to third gender person in any matter, means like religion, caste, sex, etc. And if any discrimination is practiced against the person of third gender, then it would amount to the violation of their fundamental right under Article 14 of the Constitution of India. So this is important in that respect. Now, अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टिल ए नाइटमेयर फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स,
तो यहाँ पर ये आज की जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात हम समझते हैं कि 25 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। 25 नवंबर को वी सेलिब्रेट इट एज ए इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। अब यहाँ पर क्या है कि एक रिसेंटली जो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है जिसमें कि विक्टिम को मार दिया गया था, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। सो यहाँ पर देयर इज अ लॉ इन आवर कंट्री, दिस इज नोन एज द डोमेस्टिक प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कानून जो है जो हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको कर्ब करने के लिए एनेक्ट किया गया था 2005 में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो हमने एनेक्ट किया, लेकिन अभी इसको एनेक्ट हुए 17 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके वो रिजल्ट नहीं आए हैं जिस पर्पज़ के लिए हमने इसको एनेक्ट किया था। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसमें रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके कई रीजंस ऑथर ने इसमें सजेस्ट किए हैं। पहला रीज़न ये है कि जैसे हमारी जो फीमेल होती हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, दे डू नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो अराउंड सपोज दैट 32% लोगों के साथ गलत होता है या डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस होते हैं, तो वो 32 में से बहुत सारी वोमेन ये सोच के घर रह जाती हैं कि द बिहेवियर ऑफ देयर हस्बैंड विल इम्प्रूव और इन लॉज विल इम्प्रूव बाय द टाइम। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है और वो ये इन्फॉर्मेशन अपने घर वालों को देती है, अपने मम्मी अपने पापा को देती है, देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड इन द सोसाइटी एज पर द व्यू ऑफ द ऑथर। Basically, they think that their daughter should remain peacefully at the house of their at the house of her in-laws, ठीक है। सेकंड क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा पुलिस के रोल पर भी एक क्रिटिसिज्म किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस कोई पास कोई जाती है, मतलब विक्टिम जाती है कि दैट शी हैज बीन शी इज सफरिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, देन पुलिस सेंड दैट वुमेन अगेन टू दैट हाउस। मीन्स अगर कोई लेडी पुलिस में जाती है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती, रादर पुलिस थिंक दैट इट इज़ द हाउस होल्ड मैटर, और उस हाउस होल्ड मैटर में हाउस होल्ड मैटर के नाम पर उसको समझाकर वापस उसके घर भेज देती है। जिससे क्या होता है कि जो एक्यूज पर्सन है, इफ नो स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, देन ही विल कंटिन्यू टू डू सच काइंड ऑफ बिहेवियर विद द विक्टिम। सिमिलरली, तो यहाँ पर अराउंड इफ अगर 32% वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो उसमें से कम ही वुमेन मीन्स 14% वुमेन ही केवल पुलिस की हेल्प सीख करते हैं। खुला टाइज विल मुस्लिम क्लैरिक्स इन नोट। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुला। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म खुला? सो मुस्लिम लॉ में women have very limited right to dissolve the marriage, so mostly right lies with the husband। तो मुस्लिम लॉ में क्या कि मुस्लिम लॉ में कैसे हम तलाक ले सकते हैं? सो मुस्लिम लॉ में तलाक एक तो प्रॉपर तलाक होता है, और ये तलाक भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक होता है तलाक हसन और तलाक अहसन, ठीक है। अब तलाक अहसन इज नॉन एज तलाकुल बिद्दत, ठीक है, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसमें कि 3 बार इंस्टेंटली तलाक बोलने पर मैरिज डिसॉल्व हो जाती थी। तो दैट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये जजमेंट है। अब हम आते हैं खुला। तो सेकंड क्या होता है? एक तो ये तलाक हो गया, दूसरा होता है खुला। तो खुला इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ तलाक एंड दिस इज इनिशिएटेड फ्रॉम द साइड ऑफ द वुमेन। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि जो हमारे जो ऑथर का व्यू है, जियाउस सलमान जी का जो व्यू है, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, उनका व्यू ये है कि जो हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, दे डू नॉट इंटरप्रेट द लॉ इन सच ए मैनर दैट इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पर जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे की जाती है कि दैट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द हस्बैंड एंड नॉट बेनिफिशियल टू द वुमेन एज पर द व्यू ऑफ द ऑथर इन द केस। नाउ खुला क्या है? खुला इज द राइट ऑफ द वुमेन
मीन्स राइट ऑफ द मैरिड वुमेन टू गेट डिसॉल्व हर मैरिज। यहाँ पर उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर देती है, लेकिन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। मीन्स अगर कोई मुस्लिम लेडी है एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मैरिज, वो अपनी मैरिज से हैप्पी नहीं है और वो अपनी मैरिज को एंड करना चाहती है, देन शी कैन ऑफर खुला टू हर हस्बैंड कि मैं आप मुझे इस शादी के बंधन से आज़ाद कर दो। अब अगर उसका हस्बैंड अपनी कंसेंट नहीं देता है तब वो अपनी शादी के बंधन से आज़ाद नहीं होगी और इट मीन्स दैट शी विल नॉट गेट द डाइवोर्स और देयर मैरिज विल नॉट डिसॉल्व। अब यहाँ पर क्या है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको ऐसा माना जाता है कि इट इज़ इन द वायलेशन ऑफ अ राइट। अब हम देखते हैं कि कुरान का क्या है, इसमें कुरान क्या कहती है। थ्रू वर्सेस 299 ऑफ सूरा अल बकरा, द कुरान गिव्स द वुमेन द राइट टू एंड ए मैरिज इफ शी गिव्स समथिंग इन ल्यू ऑफ हर फ्रीडम। तो यहाँ पर कुरान में ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम वुमेन अपनी शादी को एंड कर सकती है, लेकिन वो एंड तभी कर सकती है जब वो इसके ल्यू में, मतलब इसके बदले में कुछ अपने हस्बैंड को दे। तो जनरली या कस्टमरी प्रैक्टिस ये होती है, एक कंसेप्ट होता है मेहर का, ठीक है। और मेहर क्या होती है कि मेहर जब शादी होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ मनी देता है, ठीक है। मेहर इज कंसिडर्ड एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। तो मेहर को हम क्या मानते हैं, मेहर को हम मार्क ऑफ रेस्पेक्ट मानते हैं। तो अपनी वाइफ के रेस्पेक्ट में हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट देता है। अब ये अमाउंट हस्बैंड का स्टेटस और वाइफ के स्टेटस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ये दो तरह की होती है। इट इज ऑफ टू काइंड, वन इज प्रॉम्प्ट एंड सेकंड इज डेफर्ड। प्रॉम्प्ट मेहर क्या होती है कि आफ्टर द मैरिज, सपोज मेहर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रॉम्प्ट एंड द अमाउंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो सपोज at the time of marriage the amount of meher was fixed, for example 1 lakh rupees, and the qazi will decide the nature of the meher, and qazi decide that this meher is a prompt meher। तो लड़की के पास ये राइट है कि शादी होने के बाद कभी भी इस प्रॉम्प्ट मेहर को वो डिमांड कर सकती है। अब मान लिया किसी लड़की की शादी कल हुई है और कल उसके लिए 1 लाख रुपीज़ की मेहर डिसाइड की गई, तो आज वो अपनी मेहर अपने हस्बैंड से मांग सकती है, ठीक है। अब हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो कहीं से भी इतने पैसे अरेंज करके उसको देगा। सेकेंड इज द डेफर्ड। तो डेफर्ड हेयर मीन्स दिस मेहर इज गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, at the time of dissolution of marriage. Now the dissolution of marriage can be by two ways, either by the husband and by the wife. So wife has limited rights to dissolve the marriage. So what will happen? Wife will offer khula to husband. खुला means कि आप मुझे शादी के बंधन से मुक्त कर दो। Wife will request to husband कि आप मुझे शादी के बंधन से मुक्त कर दो और मैं इस in lieu of that I will leave my right to claim मेहर। तो यहाँ पर अगर वो अपना right to claim मेहर from husband छोड़ती है, then husband may give the consent or husband may not give the consent. So this is the view of the Quran. तो यहाँ पर मुस्लिम वुमेन की राइट्स कम हैं in comparison to the Hindu woman. So it is the concern of the author. Now Why was Google sued for its location tracking practices? तो ये बड़ा important news है। So there was a case against the Google. What happened? Generally ये हम सब लोगों के साथ भी होता है। When we go to a particular place or suppose we have disabled the option of location in our mobile phone, तो तब भी हमारी लोकेशन मोबाइल ये गूगल है वो ट्रैक करती रहती है। तो जैसे हम कहीं भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपके पास आएगा कि हाउ वाज दैट प्लेस, है ना, आप वहाँ पर गए कैसा है। एंड डेस्पाइट द फैक्ट वी हैव डिसेबल्ड द लोकेशन ट्रेसिंग ऐप, तब भी गूगल हमारी इसको ट्रैक करती है। तो इसके लिए गूगल पर फाइन इम्पोज किया गया है और गूगल ने ये कहा है कि वी विल इम्प्रूव आवर सिक्योरिटी मेजर्स। सो आने वाले समय में वी विल चेंज आवर सेटिंग्स इन सच ए वे that the right to privacy of the person is violated, because अगर कोई पर्सन कहीं पर जा रहा है और गूगल उसकी लोकेशन को
without the consent of that person is tracking, then it amount to the right to privacy of that person. So इसके लिए गूगल को लायबल माना गया, यूएसए की बात है, एंड गूगल ने कहा है कि दैट वी विल चेंज इट्स पॉलिसी एंड इन द टेक्नोलॉजी, we will that it will make the change in the technology so that it will respect the right of privacy of the other people. Now we come to next. In India, call for looking beyond the binary are growing stronger. So यहाँ पर क्या है, जो सेम सेक्स मैरिज वाला इशू है, ये I have discussed this earlier as well. So now in today's we will discuss the response of the central government, as the Honorable Supreme Court asked from the central government that you should give the response. What do you think regarding this? So और यूनियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स आया कि देर इज नो अर्जेंसी इन द मैटर टू एक्सीडिंग सिविल राइट्स ऑफ मैरिज टू द सेम सेक्स पर्सन. सो ये अभी रेस्पॉन्स आया है. तो नाउ वी कम टू व्हाट इज द पोजीशन around the globe or around the world regarding this. So author has mentioned some of the provisions or some of the cases. In 2005, the Constitutional Court of South Africa, in the case of Ministry of Home Affairs and Attorney versus Fourie and others, Lesbian and Gay Equality Project and 18 others versus Ministry of Home Affairs and others, 2005, unanimously held that common law definition of marriage, a union of one man and one woman, was inconsistent with the Constitution of Republic of South Africa. तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ने इस केस में ये माना है कि जो डेफिनेशन है कि मैरिज जो होती है इट टेक्स प्लेस बिटवीन अ मैन एंड ए वुमेन, ये डेफिनेशन इसके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है, और उसने 12 मंथ का टाइम दिया कि मैरिज लॉ में अमेंड किया जाए और जो वर्ड ये हस्बैंड है उसको वहाँ पर स्पाउस वर्ड यूज किया जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स दैट साउथ अफ्रीका हैज आल्सो अलाउड दिस सेम सेक्स मैरिज. नाउ सिमिलरली इन 2007 द ऑस्ट्रेलिया रिफॉर्म्स civil right of queer community were prompted by the Honorable Michelle Kirby, then Judge of the High Court of Australia, writing to the Attorney General of Australia asking for judicial pensions to be extended to the gay partners. तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी गे पार्टनर्स जो होते हैं उनको पेंशन दी जाती है. तो मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स इटसेल्फ. फिर आगे कहा है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है. सिमिलरली इन द इंग्लैंड एंड वेल्स द मैरिज सेम सेक्स कपल्स एक्ट 2013 enable the same sex marry in the civil ceremonies. तो यानी कि same sex marriage has been also allowed in the UK. Next है in 2015 Supreme Court of United States decided that the fundamental right to marry is guaranteed to same sex couples. तो यानी कि जो same sex couple हैं उनके पास भी मैरिज करने का राइट है. नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं. अब यहाँ पर ग्रोइंग डिमांड क्या है. In India, marriage solemnized under the personal law such as the Hindu Marriage Act, Indian Christian Act, Muslim Personal Laws Act, and so on. At present, the same-sex or queer marriage are not clearly recognized in India. We are not benefit of the judicial guidance. तो मतलब यहाँ पर है कि हमारे देश में अभी सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. इस पर यहाँ पर एक डिसीजन है, जिस डिसीजन का नाम है अरुण कुमार वर्सेस द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अदर्स. इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि द टर्म ब्राइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड द ट्रांस वुमेन इंटरसेक्स पर्सन आइडेंटिफाइंग एज वुमेन. तो बेसिकली जो हिंदू मैरिज एक्ट में जहां वर्ड ब्राइड यूज किया गया है उस ब्राइड वर्ड की जगह ट्रांस वुमेन वर्ड भी यूज होना चाहिए. तो जरूरी ये नहीं है कि द मैरिज विल टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेल एंड ए फीमेल, रादर ए मैरिज कैन आल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन अ the male and a trans woman. ठीक है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया. नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेन इन द केस ऑफ शफीक जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स 2018, इनमें ये कहा है कि राइट टू चूज पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट एंड सोसाइटी डज नॉट हैव राइट टू क्रिएट एनी इंटरफेरेंस इन इट. तो मतलब हम अपने किस पार्टनर से शादी करना चाहते हैं वो हमारा राइट है एंड सोसाइटी
does not have any stake regarding it. Next कहता है आपको, so if the same sex marriage is not recognized, so it will amount to the violation of article 14, 15 and 21 of the Constitution of India. Now जो तमिलनाडु है वो हमारा, वहां पर एक सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का कंसेप्ट है. दिस कंसेप्ट इज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज. अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज क्या होती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज में जो हमारी सेरेमनीज होती हैं, लाइक 7 स्टेप्स लेना, ऑल दीज सेरेमनीज आर नॉट परफॉर्म. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज कैन बी परफॉर्म ईदर बाई द एक्सचेंज ऑफ रिंग और गार्लैंड्स और बाई टाइंग द मंगलसूत्र. तो इस तरह की मैरिज को भी रिकॉग्नाइज हमारे यहाँ पर किया गया है. सो एटलीस्ट 29 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. तो अभी तक संसार में 29 कंट्रीज ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दिया है. नाउ इट्स टर्न ऑफ इंडिया. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. राइट टू रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट होम मिनिस्ट्री. तो बेसिकली आर्टिकल 25 to 28 of the Constitution of India recognize right to religion as a fundamental right, but there is a word propagate in that article 25. So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोपोगेट है, प्रोपोगेट का मतलब है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वी विल कन्वर्ट द अदर पर्सन इनटू आवर ओन रिलीजन्स बाय द फ्रॉड और बाय सम अल्योरमेंट और बाय सम डिसेप्टिव प्रैक्टिस. नाउ ये है कि ट्रेड यूनियन वांट सेंटर टू रेस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम. तो जो भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट की है कि जो हमारी पहले ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी बिफोर 2004, इट शुड बी रेस्टोर्ड. So that's all for today, my dear student. I will come again with the next The Hindu News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.